Hello everyone, this is Rachna Rai Sharma, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we will discuss about investigation of outbreak. आउटब्रेक होता क्या है? कोई भी डिज़ीज़ आउटब्रेक या हम उसे बोल सकते हैं एपिडेमिक, ठीक है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, the occurrence of an outbreak always signals some significant shift in the existing balance between agent host environment. आपने देखा है जब कभी भी एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट में के का जो ट्रायड एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई भी हलचल होती है, ठीक है, तो आउटब्रेक या फिर हम कह सकते हैं कोई भी डिज़ीज़ आउटब्रेक किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है उसमें सिग्निफिकेंट शिफ्ट ला सकता है, कोई भी चेंजेस ला सकता है। तो इट कॉल्स फॉर ए प्रॉम्प्ट एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस टू अनकवर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड टू गाइड इन एडवोकेटिंग कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे कि एक थोरो इन्वेस्टिगेशन हो केसेस की, ताकि जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका पता लग सके और फर्दर जो डिज़ीज़ का स्प्रेड रोकने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स ले सकें सही डायरेक्शन में। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। जब कभी भी किसी भी डिज़ीज़ आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें एपिडेमियोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे किसी भी डिज़ीज़ पैटर्न का तो तब तक हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो डिज़ीज़ आउटब्रेक आर यूजुअली caused by an infection transmitted through person to person contact, animal to person contact or from the environment or other media. तो कोई भी डिज़ीज़ आउटब्रेक जब होता है किसी भी इन्फेक्शन के कारण होता है, और वो इन्फेक्शन किसी भी चीज़ से ट्रांसमिट कर सकता है, या तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है उसका कांटेक्ट की वजह से, एनिमल टू पर्सन कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है, या किसी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है, या कोई और अदर मीडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। तो डेफिनेशन क्या है एपिडेमिक की? एपिडेमिक की डेफिनेशन आपको सबको पता है क्या होती है। अकरेंस इन ए कम्युनिटी और रीजन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इलनेस ऑफ सिमिलर नेचर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। कोई भी सिमिलर सिम्टम्स या सिमिलर नेचर की जो इलनेस है या कोई डिज़ीज़ है उसका किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी में मिलना मोर देन इट्स नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, यानी कि मोर देन इट्स नॉर्मल फ्रिक्वेंसी या नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू, उससे ज़्यादा केसेस का मिलना, उसको कहते हैं हम एपिडेमिक। इट इज़ कॉमनली नॉन एज डिजीज़ आउटब्रेक। दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज डिजीज़ विच हैव बीन इरेडिकेटेड और अंडर कंट्रोल। जो इरेडिकेटेड हो चुके हैं या कंट्रोल में हैं उन डिजीज़ पे ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, गिनी वॉर्म म्यूर्स वगैरह, तो इनके ऊपर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ आउटब्रेक। Disease outbreak is the occurrence of disease cases in excess of normal expectancy, ठीक है। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा जब किसी डिज़ीज़ के केसेस मिलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। द नंबर ऑफ केसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कॉजिंग एजेंट एंड द साइज एंड टाइप ऑफ प्रीवियस एंड एग्जिस्टिंग एक्सपोजर टू द एजेंट। तो दिस डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू WHO। Then according to Health Protection Surveillance Center, an outbreak of infection or foodborne illness may be defined as two or more linked cases of the same illness, or the situation where the observed number of cases exceeds the expected number, or a single case of disease caused by significant pathogen, ठीक है। तो ये कह रही है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या तो सेम इन्फेक्शन के या सेम फूडबॉर्न इलनेस के या किसी भी डिज़ीज़ के
दो या दो से ज़्यादा लिंक्ड केसेस मिले, ठीक है, या जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस है किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के, वो उसकी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा मिले, ठीक है, एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड नंबर, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पैथोजन, कोई नया ऐसा पैथोजन आया है, उसका कोई एक केस मिल जाए। जैसे अभी कोविड-19 शुरू हुआ था हमारा, ठीक है, पहले एक से शुरू हुआ ना वो, तो वो धीरे धीरे पहले एपिडेमिक बना, फिर वो जो है पैंडेमिक बन गया। तो डिज़ीज़ आउटब्रेक तो हुआ ना स्टार्टिंग में, तो सिंगल केस अगर कोई ऐसे डिज़ीज़ का मिले जो पहले कभी नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं डिज़ीज़ आउटब्रेक। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिज़ीज़ आउटब्रेक, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले हम इससे जो एपिडेमिक आउटब्रेक का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ीज़ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है कि मैग्नीट्यूड कितना है किसी पर्टिकुलर आउटब्रेक का, मतलब नंबर्स क्या हैं, केसेस के नंबर्स क्या हैं, और इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर कंडीशंस एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द एपिडेमिक, कौन कौन सी वो पर्टिकुलर कंडीशंस या कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस एपिडेमिक के होने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए जो है हम डिज़ीज़ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन टू आइडेंटिफाई कॉज, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, टू डिटरमाइन मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द एपिडेमिक। कॉज क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उस एपिडेमिक को या उस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी मेजर्स जो है वो कैरी आउट कर सकें। उसके बाद है टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रिवेंट रीअकरेंस, हम आगे फर्दर कोई रिकमेंडेशंस दे सकें ताकि उसका जो अगर वो रीअकर होने के चांसेस हैं तो वो उसको प्रिवेंट कर दें हम फर्दर रिकमेंडेशंस बनाने के लिए। डिज़ीज़ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। स्टेप्स क्या हैं? टोटल 14 स्टेप्स होते हैं किसी भी डिज़ीज़ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एन आउटब्रेक इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर नॉट नेसेसरी टू बी अंडरटेकन इन द सेम सीक्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. It is quite possible that a number of steps may be addressed simultaneously. तो 14 स्टेप्स हैं। 14 स्टेप्स में ज़रूरी नहीं है कि पहले आप फर्स्ट पूरा करोगे, उसके बाद आप सेकंड पे आओगे, उसके बाद थर्ड पे आओगे। आप कई बार ये ऐसे होता है कि 2 या 3 स्टेप्स साइमल्टेनियसली जो है आप पूरे कैरी आउट कर सकते हो। जैसे वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस हो रहा है तो साथ के साथ हमने कंफर्मेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने डेवलप एंड इनिशियल रफ लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस स्टार्ट कर दिया। फिर हमने उसके साथ साथ जो है पॉपुलेशन जो रिस्क पे है वो डिफ़ाइन करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली हम 2-3 स्टेप्स को भी साथ में कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस. वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन. तो सबसे पहले तो आप कोई भी डिज़ीज़ जब आउटब्रेक होता है तो आप ये चेक करते हो कि डायग्नोसिस बनाओगे सबसे पहले कि सेम डायग्नोसिस है कि नहीं सबका, तभी तो हम उसे बोलेंगे कि ये सेम डिज़ीज़ का आउटब्रेक है। मान लीजिए कई बार ऐसे होता है कि 2 या 3 तरह के डिजीज़ का जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो थोड़े थोड़े इधर उधर एक जैसे आ रहे हैं और मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है या उसकी वजह से फॉल्स डायग्नोसिस बन जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और जो है ट्रू डायग्नोसिस बनाने के लिए डायग्नोसिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है? इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू हैव द वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑन द स्पॉट एज क्विकली एज पॉसिबल. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे केसेस का या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं. अभी तो हमें पता नहीं है कि केसेस
कौन कौन से हैं। तो जो भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स इसको भी आ रहे हैं, इसको भी आ रहे हैं, इसको भी आ रहे हैं, तो हम उनको सबका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उनके रिज़ल्ट के बेस पे हम डायग्नोसिस को वेरीफाई करेंगे कि हाँ इनके सबके डायग्नोसिस सेम है। उसके बाद है कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक। कोई भी एपिडेमिक हुआ है, इस चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूरी है कि मतलब मान लीजिए अब हमें ये पता होना चाहिए कि उसका जो प्रीवियस ईयर्स में जो फ्रीक्वेंसी थी पर्टिकुलर डिजीज़ की किसी भी, वो क्या थी, ठीक है। अगर वो जो पहले कुछ सालों में फ्रीक्वेंसी थी, पहले कुछ सालों में जो मैग्नीट्यूड था केसेस का, उससे अगर उस एक्सपेक्टेड केसेस से अगर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो हम उसको एपिडेमिक बोलेंगे। तो इस चीज़ को हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि अभी राइट नाउ कितने केसेस हैं और प्रीवियस कुछ सालों में जो है कितनी फ्रीक्वेंसी थी उस पर्टिकुलर डिजीज़ की। तो हमें कंपैरिजन करके पता लग जाएगा कि इफ़ इट इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एपिडेमिक और नॉट। तो एन आउटब्रेक इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द नंबर ऑफ केसेस is in excess of the expected frequency for that population based on past experience. Next है थर्ड स्टेप आपका, develop an initial rough line listing of cases. आप एक रफ जो है एक लिस्ट तैयार करेंगे केसेस की, ठीक है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने एरिया मैपिंग करनी, कम्युनिटी मैपिंग आपने करनी है, ऑब्टेनिंग ए मैप ऑफ द एरिया। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ है, क्या लोकेशन है कम्युनिटी की, कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। तो उसकी एक डिटेल्ड और करंट मैप उस पर्टिकुलर एरिया का आपके पास होना चाहिए। अगर डिटेल्ड और करंट मैप उस एरिया का नहीं है अवेलेबल तो आपने वो बनाना है। It may be necessary to prepare such a map. Then it should contain information. उसमें क्या क्या information होगी? उसमें landmarks होंगे, roads होंगे, location of all dwelling units यानी कि residential households कहाँ कहाँ हैं, किस सड़क के पास में कितने घर हैं, ठीक है, या कुछ घर आइसोलेटेड एरियाज़ में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है एरिया मैपिंग में डिस्क्राइब करनी है। The area may be divided into segments using landmarks as boundaries. This may again be divided into smaller sections. Within each section, the dwelling unit or houses may be designated by numbers. कहने का मतलब है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर दे दिया आपको, सेक्टर 1, ठीक है। अब उसमें 4 ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। तो या तो आप ब्लॉक्स से उसे डिवाइड कर लो, सेक्टर 1 ब्लॉक ए, सेक्टर 1 ब्लॉक बी, सेक्टर 1 ब्लॉक सी, सेक्टर 1 ब्लॉक डी, या फिर आप लैंडमार्क्स उसमें जो है वो जो आपने लैंडमार्क्स डाले हैं अपने एरिया उसमें मैप में, उससे आप जो है उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट एक कोई वहाँ पे उसमें कोई गवर्नमेंट स्कूल है गर्ल्स का, वहाँ से शुरू होके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक या पीएचसी तक, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। फिर उस पीएचसी से लेके और फर्दर जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक तक, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आ गया कोई जो है कॉलेज आ गया, ठीक है। तो ये 3-4 एरियाज़ आपके डिफ़ाइन हो गए, आपने डिवाइड कर लिया उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। अब मान लीजिए जो पहला एरिया था गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से लेके और पीएचसी तक, उसको आपने फर्दर डिवाइड कर लिया स्मॉलर सेक्शंस में। उसमें आपने हाउसेस को नंबर दे दिए, उसके बीच में जितने भी घर पड़े, मान लीजिए 25 घर पड़े, तो आपने 1 2 3 4 5 25 तक उन हाउसेस को नंबर दे दिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो एरिया था आपका उसमें 50 घर पड़े, ठीक है, तो आपने उनको फर्दर नंबर दे दिए। तो इस तरीके से आप जो है डिवीज़न कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके बाद है काउंटिंग द पॉपुलेशन। अब आपने
सबसे पहले एरिया मैपिंग कर ली, उसके बाद आप पॉपुलेशन काउंट करोगे। पॉपुलेशन कैसे काउंट करोगे, आपके पास अब आपको पता लग गया ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब हाउस नंबर 1 में कितने मेंबर्स हैं, कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो अब आप फर्दर जो है काउंट करोगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जब आप पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कंप्लीट सेंसस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एज के अकॉर्डिंग, सेक्स या जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर एक जो हाउस टू हाउस विज़िट करनी है और हर एक हाउस का जो है पूरा जो है सर्वे आपने करना है इसमें। तो पॉपुलेशन काउंट होगी। पॉपुलेशन सेंसस से आपको अटैक रेट्स का पता चल जाएगा वेरियस ग्रुप में या सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो इससे आपको जो है फाइनली आपको जो पॉपुलेशन एट रिस्क है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 4th स्टेप, डिफाइन द पॉपुलेशन एट रिस्क। अब आप इसमें क्या करना है, मेडिकल सर्वे करना है। मेडिकल सर्वे पहले तो आपने पॉपुलेशन काउंट की है, पॉपुलेशन काउंट की है तो आपको पता लग गया कि इस घर में 5 मेंबर है, इस घर में 6 मेंबर है, इस घर में 10 मेंबर हैं, इस घर में 3 मेंबर हैं, ठीक है। अब आप उन मेंबर्स का जो है एक एक करके मेडिकल सर्वे करोगे। मेडिकल कंकरेंटली मेडिकल सर्वे शुड बी कैरीड आउट इन द डिफाइंड एरिया टू आइडेंटिफाई ऑल केसेस इंक्लूडिंग दोज who have not sought medical care and those possibly exposed to risk। इसमें आपने जो पर्टिकुलर आपका डिफाइंड एरिया है उसमें सारे जितने भी केसेस मिले हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इनमें आपने उन लोगों को भी इंक्लूड करना है, उन लोगों का भी मेडिकल सर्वे करना है जो मेडिकल केयर लेने आए नहीं, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज लेने वो आपके पास नहीं पहुँचे हैं, वो मे बी होम रेमेडीज़ ले रहे हों, ठीक है, मे बी वो जो है ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ट्रीटमेंट ले रहे हों, अपना आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ठीक है। तो वो भी केसेस उसमें आप लोगे, उनका भी मेडिकल सर्वे करोगे और साथ में उनका भी मेडिकल सर्वे करोगे जो लोग रिस्क पे हैं, एक्सपोजर के रिस्क पे हैं, ठीक है। तो आइडियली द कंप्लीट सर्वे screening each member of the population for the presence of the disease in question will pick up all affected individual with symptoms and signs of the disorder, ठीक है। तो आपने जो है कंप्लीट सर्वे करना है। ले हेल्थ वर्कर्स में बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर द एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट और क्वेश्चनेयर टू कलेक्ट रेलिवेंट डाटा। जो आप उस मेडिकल सर्वे के लिए जो सर्वे क्वेश्चनेयर बनाओगे तो उसको जो उसमें आपने वो सर्वे करने के लिए आपने ले हेल्थ वर्कर्स की हेल्प लेनी है। ले हेल्थ वर्कर में आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स आएंगे, आशा वर्कर्स आएंगे, तो उनको ट्रेन करना है कि किस तरीके से जो है आपने एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट को फिल करना है, कैसे आपने क्वेश्चंस फिलअप जो है क्वेश्चनेयर भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उन्हें ट्रेन करनी है। फिर आपके आती हैं एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। मेडिकल सर्वे के बाद एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट या केस इंटरव्यू फॉर्म जिसे आप कहते हैं, वो ध्यान से आपने डिज़ाइन करना है। वो क्वेश्चनेयर आपने बड़ा ध्यान से बनाना है। इट मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिज़ीज़। जो आप डिज़ीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, मान लीजिए पोलियो भी नहीं होगा, मान लीजिए कॉलरा का कर रहे हैं, तो आपने कॉलरा से रिलेटेड ही जो है क्वेश्चनेयर बनाना है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस उसमें नहीं डालने हैं, ठीक है। कोविड-19 का जो अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपने कोविड-19 से रिलेटेड ही जो है वो डालने हैं, क्वेश्चनर डालने हैं, उसमें क्वेश्चंस डालने हैं, ठीक है। कि सिम्टम्स से रिलेटेड डाल दिए कोविड-19 के, ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड डाल दिए, कॉन्टैक्ट पर्सन से रिलेटेड डाल दिए, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर या पुलिसमैन, ठीक है, ये जो वॉरियर्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है। तो आपने रिलेवेंट क्वेश्चंस डालने हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है, नेम, एज, सेक्स और जेंडर, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, इसमें लो, मिडिल, हाई क्लास आ जाएगी। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री,
history of previous exposure, time of onset of disease, sign and symptoms of illness, personal contacts at home, work or school or other places, special events such as parties attended, foods eaten, exposure to common vehicles such as water, food and milk, visits out of the community, history of receiving injections or blood products, attendance at large gatherings. ठीक है, तो ये सारे के सारे नहीं डाल देने हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज़ से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वही आपने डालने हैं. The information collected should be relevant to the disease under study. Then searching for more cases, आपने और केसेस के लिए सर्च करना है. The patient may be asked, इसके लिए आपने जो पेशेंट जो केसेस आपके पास आए हैं, जो आइडेंटिफाइड केसेस हैं, जो कंफर्म्ड केसेस हैं, जिनका डायग्नोसिस वेरीफाई आप कर चुके हो, उनसे आपने पूछना है कि क्या आप किस किस के कांटेक्ट में आए हो. ठीक है, घर पे, फैमिली में, नेबरहुड में, स्कूल, वर्क प्लेस में. ठीक है, और जब कि जो इंडेक्स केस है और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था उसके बीच में, मतलब कि जब उसको साइन एंड सिम्टम आने शुरू हुए, कोविड-19 के केसेस में देख लेते हैं हम. मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड-19 के केसेस आने आज शुरू हुए, तो आज से पिछले 14 दिनों के अंदर वो किस किस से के कांटेक्ट में आया है, तो हम ये पेशेंट से पूछेंगे. तो उस हिसाब से हम और केसेस जो है उनके सर्च करेंगे कि वो किस किस के कांटेक्ट में आया है. केसेस एडमिटेड टू द लोकल हॉस्पिटल शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जो लोकल हॉस्पिटल्स में के एडमिट हुए हैं केसेस, हमें उनको भी उसमें कंसिडर करना है. सर्च फॉर न्यू केसेस और सेकेंडरी केसेस शुड बी कैरीड आउट एवरी डे टिल द एरिया इज़ डिक्लेयर फ्री ऑफ एपिडेमिक. जब तक कि वो पर्टिकुलर एरिया एपिडेमिक फ्री डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक हमने जितने भी सेकेंडरी केसेस हैं, कोई भी नए केसेस उस एरिया में आ रहे हैं, तो हमें डेली वो जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो कब होता है एपिडेमिक फ्री एरिया, कब डिक्लेयर होता है? यूजुअली किसी भी डिज़ीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका डबल डेज़. ठीक है, उस मतलब कि कोविड-19 के केस में 14 × 2 28 डेज़ तक अगर कोई भी नया केस उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलता है तो उसको हम एपिडेमिक फ्री एरिया बोल देंगे. ठीक है, डिक्लेयर कर देंगे. ये 28 डेज़ सिर्फ कोविड-19 के केसेस में है. हर एक डिज़ीज़ का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो हमें उस हिसाब से उनके डेज़ को डबल कर देना है. उसके बाद है डेवलप वैलिड केस डेफिनेशन. एक वैलिड केस डेफिनेशन हमने डेवलप करनी है कि इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के जो केसेस हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी हमने डेफिनेशन जो है वो डेवलप करनी है कि इसको क्या, कब हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को या पर्टिकुलर पर्सन को ये डिज़ीज़ हुआ है. तो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्डाइज केस डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो कोई भी, चाहे वो ANM कर रही है आपकी हेल्प केस इन्वेस्टिगेशन में, चाहे कोई पब्लिक हेल्थ नर्स कर रही है, तो कोई भी है, चाहे वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई भी है, तो इस इन्वेस्टिगेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें जो है वैलिड केस डेफिनेशन, एक स्टैंडर्डाइज केस डेफिनेशन डेवलप करनी है कि हम कब बोलेंगे कि ये पर्सन एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ से, उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से अफेक्टेड है. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ बेटर टू हैव केसेस इन 3 कैटेगरीज. जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो केसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक डेफिनाइट केस होता है, एक प्रोबेबल केस होता है, एक सस्पेक्ट केस होता है. डेफिनाइट केस होता है जो कंफर्म्ड होता है. प्रोबेबल जो उसके कांटेक्ट में जिसको साइन एंड सिम्टम्स आए होते हैं. ठीक है, बट उसका जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक नहीं हुआ होता है या उसका नेगेटिव आया होता है. उसके बाद है सस्पेक्ट केस, जो उनके कांटेक्ट में आए हैं. डेफिनाइट और प्रोबेबल के कांटेक्ट में आने वाले केसेस को हम सस्पेक्ट केसेस कहते हैं.
उसके बाद है डेवलप द एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। अब हम एक केस शीट डेवलप करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। उस केस शीट में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और क्लिनिकल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल एंड क्लिनिकल डिटेल हर एक पेशेंट की उस एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट में। तो वो डिटेल्स पर्सनल और क्लिनिकल डिटेल के अलावा हमें वो सारे फैक्टर्स जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड हैं उसकी डिटेल्स भी उसमें डालनी है, ठीक है। वो सारे रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है वो सारे हमने उसमें अपनी एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट में वो भी डिस्क्राइब करने हैं। फॉर एग्जांपल, इन एन आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा द एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट वुड इंक्लूड द पर्सनल पर्टिकुलर्स, पर्सनल डिटेल आ गई आपकी, क्लिनिकल फीचर्स आ गए, देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स आ गए, और डिटेल्स ऑफ ऑल मील्स, ये आ गए आपके फैक्टर्स में। डिटेल्स ऑफ ऑल मील्स, जो उसने जितनी भी मील्स ली हैं, कहाँ क्या खाया था, कहाँ से खाया था, ठीक है। कैजुअल मील्स, स्नैक्स, सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक एट्सेट्रा। कॉलेरा के केस में हम ये सारी चीज़ें उस एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट में इंक्लूड करेंगे। सो उस पर्सन ने ये कंज्यूम किया है जो कुछ भी, कब कंज्यूम किया है, जब उसे उसके सिम्टम आने शुरू हो गए उससे पहले 5 दिनों तक, ठीक है। उससे पहले 5 दिनों तक उसने क्या क्या खाया, कब खाया, कहाँ से खाया, ठीक है। और उसके अलावा उसके पर्सनल पर्टिकुलर, क्लिनिकल फीचर, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, ये सारे हमने उसमें जो है भरने हैं एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट में। तो ये कॉलेरा के केस में था 5 डेज़। कोविड-19 के केसेस में हम देखेंगे कि लास्ट 14 डेज़ हम उसने वो किस किस के कांटेक्ट में आया, ट्रैवल हिस्ट्री, कहाँ कहाँ गया, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा उसके पर्सनल पर्टिकुलर, क्लिनिकल फीचर, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वो तो आएंगे ही, वो तो बेसिक्स हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज द लेबोरेटरी। अब हम एक लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें एंटोमोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ लैब वर्क होगा। एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन इज़ लेबोरेटरी वर्क। अब लेबोरेटरी वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम कंफर्मेशन तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के साथ ही करेंगे ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ बॉडी सैंपल्स। कोई भी अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ जो है बॉडी सैंपल्स होंगे, जैसे ब्लड का ले सकते हैं, जो भी डिज़ीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, स्टूल, थ्रॉट स्वैब्स, कोविड-19 के केसेस में थ्रॉट स्वैब्स ले रहे हैं हम, देन रेक्टल स्वैब्स एट्सेट्रा। देन एनवायरमेंटल सैंपल्स जैसे कि वाटर, फूड आइटम्स, एंटोमोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि मॉस्किटो एडल्ट्स एंड लार्वा, एंड एनिमल सैंपल्स, ये हम ले सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का जो बताया गया था कि ये पेट से नहीं फैलता है, उसके लिए किसी ना किसी ने जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एनिमल सैंपल भी लिए होंगे, तो उससे वो नेगेटिव आया, तो हमें पता लगा कि ये पेट से नहीं फैलता है, ठीक है। तो लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो लेबोरेटरी में जो सामान है, जो आइटम्स हैं या जो प्रोसीजर है, लेबोरेटरी प्रोसीजर्स हैं, वो वही होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से रिलेटेड हैं, उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए ज़रूरी है। सिर्फ वही इन्वेस्टिगेशन, वही लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो लेबोरेटरी प्रोसीजर्स जो उस लैब में उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए हो रहे हैं, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स, उसके लिए जो आर्टिकल्स चाहिए, सिर्फ वही उस पर्टिकुलर लैब में होने चाहिए। उसके अलावा कोई जो इररिलेवेंट टेस्ट है, जैसे अब बात तो हो रही है आपके कोविड-19 के टेस्ट के लिए, आप वहाँ पे जो है सलाइवा का इन्वेस्टिगेशन, स्लाइड्स लेके बैठ गए, स्लाइड्स मंगा लिया आपने,
ठीक है, या पेप्समेयर टेस्ट हो गया, उसके लिए आपने सामान मंगा लिया, तो वो तो इरेलीवेंट हुआ। तो उस लैब में अननेसेसरीली जो है आर्टिकल्स जो नहीं इकट्ठे करने, कोई और दूसरा प्रोसीजर उस लैब में नहीं होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर लैब उस पर्टिकुलर डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए ही एस्टैब्लिश या ऑर्गेनाइज की जाती है। फिर है स्टेप 8, कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़ एंड एस्टैब्लिश रेपो। तो आपको जो पर्टिकुलर कम्युनिटी अफेक्टेड है, वहाँ के लोकल लीडर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, उनको ये जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, उसका ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, क्यों कर रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे, इसके करने से, ठीक है, क्या नुकसान है अगर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ डिस्कस करनी है और आपने उनके साथ एक क्लोज रेपो बनानी है और उनके जितने भी एप्रीहेंशंस हैं, जितने भी उनकी शंकाएं हैं, वो दूर करनी है, allay their apprehensions. Then this way a lot of information can be obtained without any resistance. जब आप उनके सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर कर दोगे, उनको अपना जो काम कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव बता दोगे, रिक्वायरमेंट्स बता दोगे, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या सपोर्ट चाहिए उनसे, तो आपको विदाउट एनी रेजिस्टेंस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उन लोगों से, लोकल लीडर से, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से। सिमिलरली आपने किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है, वो आपको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिस्टम से आपको मिल सकती है, अथॉरिटीज़ से आपको मिल सकती है। जैसे कि कॉलेरा के केसेस में आपको वाटर सप्लाई चेक करनी है, एक्सक्रीटा डिस्पोजल चेक करना है, कहाँ से होता है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये, ठीक है, कहीं जो मेन वाटर सप्लाई है उसमें तो उसका कहीं मिक्स नहीं हो रहा है ये, तो आपने जो है उनके साथ भी एक रेपो बनानी है, उनके साथ भी कम्युनिकेट करना है, उनको अपने साथ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच एक तरह से आप करेंगे। तो आपने लेआउट बनाना है, लेआउट मैप्स बनाने हैं वाटर सप्लाई के, सेवरेज सिस्टम, ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से मिलेंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD से आपको मिलेंगे, तो आपने उनके साथ भी ये रेपो बनानी है। देन स्टेप 9, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आप हैविंग अंडरटेकन द प्रिलिमिनरी स्टेप्स, the investigator proceeds to collect information recording the details on the epidemiological case sheet for each subject। जो आपने पहले जो स्टेप्स लिए हैं 8 स्टेप्स, उनके अकॉर्डिंग जो है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे और अपनी एपिडेमियोलॉजिकल शीट पे जो है रिकॉर्ड कर लोगे उस डेटा को। उसके बाद इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन विच इज़ रेलिवेंट टू द डिजीज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जो आप डिज़ीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उससे रेलिवेंट जो जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के पॉसिबल कॉजेज़ हैं, वो आप आपकी इन्फॉर्मेशन में वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एपिडेमिक ऑफ हेपेटाइटिस ए की अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप को उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसकी डिटेल्स में क्या पूछेंगे, सोर्सेज ऑफ रेगुलर मील्स, कैजुअल मील्स, वाटर, मिल्क, स्वीट्स, स्नैक्स एंड सो ऑन, ठीक है। और ये कब से कब तक पूछेंगे आप कि उसने ये चीज़ें कब मतलब जब उसको साइन एंड सिम्टम आने शुरू हुए उससे पहले, उससे पिछले जो 6 हफ्ते थे, 2 से 6 हफ्ते के बीच में उसने क्या क्या खाया, उसकी रेगुलर मील, उसकी कैजुअल मील, उसके वाटर, कैजुअल मील में आते हैं स्नैक्स बेसिकली, ठीक है, वाटर, मिल्क, स्वीट्स, स्नैक्स, ठीक है, ये सब में क्या क्या खाया उसने हेपेटाइटिस ए का जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो ऐसे ही कोविड-19 का मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि बैक आपने 14 डेज़ का जो है इन्वेस्टिगेशन वो सब आपने पता करना है, ट्रैवल हिस्ट्री पता करनी है, किसके कांटेक्ट में आए हैं, कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है,
किन गैदरिंग्स में गए थे, कोई पार्टी करी है नहीं करी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उस इंफॉर्मेशन में, उस एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट में आपने डिटेल हिस्ट्री जो डिटेल है आपने वो फिल करनी है। अब आपको ये कहाँ से मिलेगी, कौन कौन से सोर्सेज से मिलेगी? 4 सोर्सेज से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक तो डायरेक्टली केसेस से, जो कि जिनको साइन एंड सिम्टम आए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट किया है, जो ट्रीटमेंट अवेल कर रहे हैं, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप उनसे जो है सोर्सेज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड है सर्च फॉर एडिशनल केसेस एंड मेक द फाइनल लाइन लिस्ट, ठीक है। एक पहले जो आपने रफ लाइन लिस्ट बनाई थी वो तो थी केसेस की, अब जो फाइनल लाइन लिस्ट बनाएंगे उसमें आपके एडिशनल केसेस आएंगे, ठीक है। तो आप उनसे भी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो कौन कौन होंगे? जो कम्युनिटी में अभी तक छुपे हुए हैं, ठीक है, कि क्योंकि उनमें माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उनको पता नहीं लगता है, या तो वो किसी कोई होम रेमेडी ले लेंगे, ठीक है। वो पॉजिटिव होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं लगता है, ठीक है। तो वो ऐसे हिडन केसेस जो कम्युनिटी में हैं, और जिन्होंने या तो कहीं और रिपोर्ट किया ही नहीं है, या किसी और हेल्थ एजेंसी को रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है, या किसी और हेल्थ एजेंसी के पास ट्रीटमेंट के लिए चले गए हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए चले गए हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे चले गए हैं, पता ही नहीं लगा, माइल्ड केसेस हैं, ठीक है, माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके। तो इन एडिशनल केसेस से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर है एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो बिसाइड्स क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम केसेस, अ डिटेल environmental assessment is made of the area depending on the disease one is investigating, ठीक है। एक डिटेल एनवायरमेंटल असेसमेंट भी आपको करनी है। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली उनसे, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, एपिडेमियोलॉजी उसकी सारी डिजीज़ की, वो सब तो आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि कॉलेरा अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके एपिडेमिक, उसका आउटब्रेक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हमने डिटेल असेसमेंट लेनी है वाटर सप्लाई सिस्टम की, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की, अदर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एस्टैब्लिशमेंट इन द एरिया, उस एरिया में जितने भी खाने पीने बेचने वाले या ड्रिंक्स बेचने वाले जितने भी एरिया में वहाँ पे जो शॉपकीपर्स, रेहड़ी वाले जितने भी हैं, ठीक है, तो वो जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड वो आपने डिटेल असेसमेंट उस एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन की करनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज हु डिड नॉट सफ़र फ्रॉम डिजीज़, आपने उनसे भी इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि डिजीज़ से सफ़र हुए ही नहीं हैं, ठीक है। क्यों लेनी है ये इन्फॉर्मेशन? मान लीजिए उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर गोलगप्पे वाले से फूड पॉइजनिंग हो गई लोगों को। अब फूड पॉइजनिंग जिनको हुई है उन्होंने बताया अपने पिछले दिनों में उन्होंने कहाँ कहाँ से खाया था, तो पता लगा ज़्यादातर उनमें से जिनको भी फूड पॉइजनिंग हुई है वो एक गोलगप्पे वाले, उस पर्टिकुलर गोलगप्पे वाले से उन्होंने सबने उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे गोलगप्पे खाए, ठीक है। तो एक सस्पेक्ट या एक सस्पिशन हो गया कि गोलगप्पे से जो है मे बी फूड पॉइजनिंग हुई है इन सारे लोगों को। अब जिनको नहीं हुई है उनके पास भी हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि मे बी हो सकता है वो खाएं, आगे फर्दर वो खाने लगे उस गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे। तो फर्दर जो केसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें उन लोगों के पास से भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि कहीं उन्होंने तो नहीं खाया है वहाँ से, या वो खाने तो नहीं वाले हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए, या किसी वाटर सप्लाई, पर्टिकुलर वाटर सप्लाई से हेपेटाइटिस ए या कॉलेरा का अगर आउटब्रेक हुआ है तो हमें बाकी लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन लेने जाना है जो जिनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, जो जिनको वो डिज़ीज़ नहीं हुआ है अभी तक,
कि कहीं वो भी उस पर्टिकुलर वाटर सप्लाई से पानी यूज़ तो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 10, डिस्क्राइब द आउटब्रेक। अब अपने आउटब्रेक को डिस्क्राइब करना है। आपने जो है ये आउटब्रेक को डिस्क्राइब किस लिए करना है, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, इसलिए हमने इस आउटब्रेक को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो डेवलपिंग द ओवरऑल अटैक रेट्स। ओवरऑल अटैक रेट्स क्या होते हैं, ओवरऑल अटैक रेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस, टोटल नंबर ऑफ़ न्यू केसेस या टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन हु आर अफेक्टिंग बाय a particular disease, ठीक है, by that particular disease divided by total number of persons who have the exposure। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया गोलगप्पे का। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई वो गोलगप्पे खा के, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने वो गोलगप्पे खाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है जिन्होंने सबने गोलगप्पे खाए सबको फूड पॉइजनिंग हो जाए। किसी का जो बॉडी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि नहीं हुई फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैज़ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू that golgappas divided by total number of person who ate the golgappas। ठीक है, तो इससे हम जो है ओवरऑल अटैक रेट्स पता कर सकते हैं। तो डिस्क्राइबिंग द क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल। क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल में बेसिकली हमारा जो है डेमोग्राफिक डेटा आता है, देन हमारा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो होते हैं, देन हमारा जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो होते हैं, क्लिनिकल जो करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, पैथोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं हमारी लैब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ये सारी प्रोफाइल हमारी वो डिस्क्राइब करनी है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ की क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है। उसके बाद डिस्क्राइब द केसेस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, describe the outbreak according to time, describe the epidemic according to place। तो उस outbreak को हमने according to distribution of person, time and place उसको describe करना है। then describe the environmental condition just before and during the outbreak। फिर step 2 आता है, step 11 आता है, डेवलपिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिगार्डिंग। आपने जो है आउटब्रेक डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस डेवलप करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपने आउटब्रेक डिस्क्राइब किया उसमें आपने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, उसकी क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल डिस्क्राइब कर दी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब कर दिया कि पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन मतलब एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कि ये मेल्स में ज़्यादा मिलता है, फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है, इस पर्टिकुलर एज के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है ये डिज़ीज़। ठीक है, या इस पर्टिकुलर एज के लोगों का डेथ रेट इसमें ज़्यादा है। ओवरऑल उसका अटैक रेट जो है वो बता दिया। और उसके बाद आपने जो लास्ट में उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन आउटब्रेक से पहले और आउटब्रेक के बाद क्या थी वो डिस्क्राइब कर दी। तो अब आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए जो है द बेसिस ऑफ डेवलपिंग दीज हाइपोथेसिस इज़ टू स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ केसेस अकॉर्डिंग टू वेरियस पर्सन, प्लेस एंड टाइम रिलेटेड वेरिएबल्स एंड सी एज टू व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपोजर्स विच आर वेरी कॉमन अमंग केसेस। आपने ये देखना है कि जो आपने पर्सन, प्लेस, टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन करी है उस डिज़ीज़ की, तो या केसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करी है, तो उनके जो पॉसिबल एक्सपोज़र हैं उसमें कॉमन क्या एक्सपोज़र कॉमन है। मान लीजिए कोविड-19 के केसेस में ज़्यादातर जो एक्सपोज़र है वो है कॉमन
ट्रैवल हिस्ट्री मान लीजिए, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री कॉमन है, तो आपने हाइपोथेसिस डेवलप करना है इस चीज़ से रिलेटेड। तो उसके बाद टेस्ट करेंगे हम हाइपोथेसिस को। टेस्ट करने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे केसेस और कंट्रोल में यूजिंग एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। केसेस और कंट्रोल के बीच में कंपैरिजन होगा और उससे हम ऑड्स रेशो कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम उसका जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देख सकें काई स्क्वायर टेस्ट में को यूज़ करके। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑड्स रेशो? ऑड्स रेशो में देखिए ये एक टेबल दी हुई है, कंटीजेंसी टेबल दी हुई है एक 2x2। डिज़ीज़ केस, जिनको डिज़ीज़ है वो हो गए केस, जिनको डिज़ीज़ नहीं है वो हो गए कंट्रोल। अब जो उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से या कॉजेटिव एजेंट से एक्सपोज हुए हैं वो केसेस हो गए ए। जिनका एक्सपोज़र हुआ है और जिनको डिज़ीज़ है वो हो गए ए। जिनका एक्सपोज़र हुआ है, जिनको डिज़ीज़ नहीं मिला है वो हो गए बी। जिनका एक्सपोज़र नहीं हुआ है फिर भी उनमें डिज़ीज़ मिला है वो हो गए सी। जिनका एक्सपोज़र नहीं हुआ है और उनको डिज़ीज़ भी नहीं हुआ है वो हो गए डी, ठीक है। अब ऑड्स रेशो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपोज्ड का ऑड रेशो देखेंगे तो हम ए डिवाइडेड बाय सी आएगा, ठीक है, एक्सपोज्ड केसेस का। और कंट्रोल केसेस का जब हम ऑड्स रेशो देखेंगे, कंट्रोल का ऑड्स देखेंगे तो वो आएगा बी डिवाइडेड बाय डी। तो ए डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी डी। इसका मतलब है इसको हम अगर क्रॉस में लेके जाएं तो ए मल्टीप्लाइड बाय डी ए डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी ए डी डिवाइडेड बाय बी सी। तो ऐसे हम जो है ऑड्स रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। उस ऑड्स रेशो का हम काई स्क्वायर टेस्ट से स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि कितना है, कितना ऑड है। उसके बाद स्टेप 13 आता है हमारा, फर्दर सर्च फॉर एनवायरमेंटल एंड अदर पॉसिबल कॉजेटिव फैक्टर्स। हम फर्दर अगर जो पिछले जो स्टेप्स हैं उनसे अगर हमें कोई फर्दर इंडिकेशन मिलता है ऐसा कि कोई पॉसिबली कोई और पॉजिटिव फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, या वो जो हमने पहले स्टडी किए हैं उनमें से कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, कोई और ही पॉजिटिव फैक्टर है, तो हम उसकी फ़र्दर जो है सर्च करेंगे कोई भी एनवायरमेंटल या अदर पॉसिबली पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए, तो ताकि हमें पता लग सके कि ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का रीज़न क्या है। उसके बाद है फाइनल जो आपका स्टेप है, दैट इज़ फाइनल लेबोरेटरी प्रूफ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये यहाँ तक ज़रूरी नहीं है कि हम पहुँचें, ठीक है, हमें कि हम फाइनली हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथ लगे कि हम उसका लेबोरेटरी प्रूफ करा सकें, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देख सकें कि ये कॉज था, इसका इफ़ेक्ट ये आया, ये इफ़ेक्ट आया है तो इसका कॉज ये था। तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन बट इफ़ डन कैन गिव द फाइनल प्रूफ ऑफ द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। अगर यहाँ तक हम पहुँचते हैं इस स्टेप तक तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमें बिल्कुल फुल प्रूफ या फाइनल प्रूफ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बताता है। However, it is not necessary that this step must always be completed, though best efforts should be made. तो ज़्यादातर जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम जब एपिडेमिक डिस्क्राइब करते हैं, जब आउटब्रेक डिस्क्राइब करते हैं, या तो हम उसे ले लेते हैं एज अ प्रूफ ऑफ कॉज, जब या फिर हम जब हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, हम उसको ले लेते हैं एज अ प्रूफ ऑफ कॉज कि ये प्रूफ है, ये इसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ आउटब्रेक हुआ, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा ठोस सबूत आ गया, कुछ ऐसा प्रूफ आ गया कि हम उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा सकें फाइनली, तो हम उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को प्रूफ बनाने के लिए। तो उसके बाद हम
जो है इसके लिए हम करते हैं एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे हम, किसमें ये अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं एपिडेमियोलॉजी के, उनके अकॉर्डिंग जो है हम एनालाइज करा लेते हैं।